नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिकल एनालिस्ट बाय उत्तराखंडी में मैं पूरन आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब जो भी 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उनमें हर विधानसभा का और हर विधानसभा के आंकड़ों के साथ एक एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पिछली 5 विधानसभाओं में किस पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी और किस पार्टी का किस विधानसभा में किस पार्टी का दबदबा है। इसी के साथ दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में भी एक अभियान शुरू कर रहा हूं, 1 सब्सक्राइबर 1 वोट। प्लीज पार्टिसिपेट डिजिटल कैंपेनिंग। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने अपने 8 तारीख के चुनाव घोषणाओं के साथ साथ कहा था कि ज्यादा से ज्यादा इस बार के चुनाव जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से यानी ई कैंपेनिंग चलेगा। उसी अभियान के साथ मैं भी आपको दोस्तों हर विधानसभा 5 राज्यों के हर विधानसभा के बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन आज जो विस्तृत जानकारी दे रहा हूं, भाजपा ने उत्तराखंड में अपनी 27 कैंडिडेट की लिस्ट घोषणा कर दी है और हो सकता है बुधवार को भाजपा अपने पूरे उत्तराखंड में 70 के 70 विधानसभाओं के प्रत्याशियों का ऐलान कर दे। हालांकि इस पे आखिरी मुहर 15 तारीख को लगेगी, जिसमें लगभग हर विधानसभा में भाजपा का कौन प्रत्याशी होगा और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति ने हर प्रत्याशी का किस विधानसभा क्षेत्र में कौन प्रत्याशी होगा उत्तराखंड के लिए, ये तो अभी तक हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से सुनिश्चित कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में यह इंतजार कर रही है कि भाजपा किन किन बड़े चेहरों को 2022 में टिकट नहीं देती है और उनको पर्टिकुलर निश्चित ही एक विधानसभा को देखते हुए उस कैंडिडेट को अपने में विलय करने में सक्षम हो और उसे कांग्रेस अपनी पार्टी से टिकट देके विजय अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के पहले दौर के चुनाव को मद्देनजर देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की चुनाव कमेटी आज लखनऊ दौरे पे है, जहां पे हो सकता है 5 से 6 बजे के बीच भारतीय जनता पार्टी पहले चरण के प्रत्याशियों की घोषणा कर दे। यह माना जा रहा है कि आज शाम को या फिर कल शाम को पहले चरण की प्रत्याशियों की सूची उत्तर प्रदेश में भी भाजपा जारी करने जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी को देखा जाए तो आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में यह मन बना चुकी है कि 70 के 70 विधानसभाओं में अजय कोठियाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, जिसमें से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लगभग जो है भाजपा को ही ठेस पहुंचाएगी इन चुनावों में और उसका फायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? उत्तराखंड में आप पिछले 6 से 7 महीने पीछे जाएं तो उत्तराखंड में जो एक मूवमेंट चला था, उत्तराखंड मांगे भू कानून, यह एक बड़ा मुद्दा था। पहाड़ बचाना है, जंगल बचाना है, यह दूसरा मुद्दा था।
पलायन रोकना है, पहाड़ में रोजगार देना है, यह तीसरा मुद्दा था। हालांकि ना तो इसमें बीजेपी पूरी तरह से अपनी मुहर लगाई है इन मुद्दों पे, न ही कांग्रेस ने इन मुद्दों को पूरी तरह से सपोर्ट किया था। उत्तराखंड जैसे राज्य में जिसके 13 में से 11 जिले पहाड़ी क्षेत्र में आते हों, केवल हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरे जिले हैं जो उत्तराखंड के 11 सभी के सभी पहाड़ी क्षेत्रों में आते हैं। कुछ हिस्सा देहरादून जिले का जो मैदानी क्षेत्र पड़ता है, अन्यथा जो है 11 जिले जो हैं वो पूर्णतः से कह सकते हैं हम पहाड़ी जिले हैं। क्या उत्तराखंड मांगे भू कानून में 70 विधानसभाओं में लड़ रहे प्रत्याशी क्या कहते हैं? क्या उत्तराखंड के जो आम जनता को और उत्तराखंड के लोगों की जो मांग है, उत्तराखंड मांगे भू कानून, क्या वो उत्तराखंड के इस चुनाव में मुद्दा बन पाएगा? दोस्तों, ये कहने में मुझे कोई भी संकोच नहीं है, अभी तक इस मुद्दे में किसी भी पार्टी ने अपनी विचारधारा नहीं रखी है। हालांकि अभी 2-3 चीजें इसमें देखनी होगी कि क्या किस पार्टी का उत्तराखंड का क्या घोषणा पत्र आता है, क्या शपथ पत्र आता है, उनकी क्या क्या जनता के सामने मांगे रहती है। निश्चित तौर पे यहां पे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे दिख रही है। जिस तरह से 27 विधानसभा प्रत्याशियों की सूची जारी की है, 27 में से 13 ऐसे विधानसभा प्रत्याशी हैं जो विधायक बनने की चुनाव में 70 साल या उससे ज्यादा एज के हैं। दोस्तों, एक तरफ बीजेपी ये कहती है हम 75 पार के लोगों को जो है टिकट नहीं देंगे, वहीं 72-73 साल के बुजुर्ग को भी उत्तराखंड जैसे हिल राज्य, छोटे से राज्य में एक बार पुनः उन्हीं पे दाव खेल दिए। क्या ये प्रत्याशी जीतेंगे? शायद अब ये लगता है भारतीय जनता पार्टी जिस बैकफुट में खेल ली है, कांग्रेस उसी तरह से अपने फ्रंट फुट पे आके खेले और शायद मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, अजय कोठियाल जी अपने नेतृत्व में जनसभाएं करने में और लोगों तक पहुंचने में, ये मैसेज पहुंचाने में ये सक्षम रहे। 70 विधानसभाओं में जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीती, क्या उसी तरह से 70 विधानसभाओं में एक बार आम आदमी पार्टी को झाड़ू पर बटन दबाकर विजयी बनाए और जिस तरह से दिल्ली में शिक्षा का स्तर सुधारा है, क्या पहाड़ में भी उसी तरह से शिक्षा व्यवस्था कर पाएंगे? दोस्तों, एक बड़ी आबादी अपने रोजगार के कारण पहाड़ों से पलायन कर रही है। क्या जैसे उत्तराखंड गेटवे ऑफ कुमाऊं कहा जाने वाला हल्द्वानी से हर शहर के लिए सरकारी बसें हैं? नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या यह चुनाव का मुद्दा है? क्या यातायात विषय जैसे मुद्दे पे पहाड़ों में, दुर्गम स्थानों में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में कितनी बसें दी? दोस्तों, मुझे इस कहने में कोई संकोच नहीं है, आपदा में भी भारतीय जनता पार्टी ने बसों का किराया बढ़ा दिया था। आप सभी को पता होगा 19-20 सितंबर में कुमाऊं में बड़ी जलप्रलय आया था और बड़े बड़े पुल ध्वस्त हो गए थे। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जो बसों का रूट डाइवर्ट हुआ था उसमें किराए में बड़ा इजाफा किया था और उसमें यह भी देखा गया था बिना टिकट के किराया वसूल किया जा रहा था। अगर कुमाऊं की बात करूं तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट,
पिथौरागढ़ हल्द्वानी, पिथौरागढ़ टनकपुर चंद बसें हैं। हालांकि डीडीहाट पिथौरागढ़, धारचूला पिथौरागढ़, गंगोलीहाट पिथौरागढ़, मुनस्यारी पिथौरागढ़, ये वो रोड हैं जिनमें शायद साल में 2 या 3 महीने ही बसें चलती हैं। आज पहाड़ में एक टैक्सी का माफिया चल रहा है। पिथौरागढ़ में पिछली साल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा अभियान पिथौरागढ़ में ये चलाया था। हालांकि मैं कहूंगा ये एक तरह से असफल ही रहा। यदि दोस्तों आपको इन जैसे मुद्दों में, पिथौरागढ़ की मूलभूत 4 सीटों में लोगों को इन बारे में देखना पड़ेगा कि हमारे जैसे छोटे से जिले में परिवहन की क्या व्यवस्था दी पिछले 5 सालों में। अगर शिक्षा की बात करूं तो पिछले 2 साल से अधिकांश स्कूल बंद ही चल रहे हैं, और जहां 2002 में हर स्कूल में 800 बच्चे पढ़ते थे, आज उन्हीं स्कूलों में महज 200 बच्चे रह गए हैं। क्या कारण है? 25% ही बच्चे अब सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं। क्या जो अध्यापक है वो इतना सक्षम नहीं है कि वो अच्छी शिक्षा प्रणाली बच्चों को दे नहीं पा रहे हैं, या फिर सिलेक्शन प्रक्रिया ही एक जो है प्रश्न का विषय बनी हुई है? क्या शिक्षा जैसे मुद्दे पर भी बीजेपी कांग्रेस आप अपने विचार रखेंगे? उसके बाद चलते हैं जी आगे बागेश्वर। कोसी नदी के तट पर बसा हुआ बागेश्वर, जो जिसमें 2 विधानसभा आती है, बागेश्वर जिला बागेश्वर शहर के नाम पे ही है। कपकोट एंड बागेश्वर विधानसभा, जिसमें यह माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का इस में गढ़ माना जाता है। दोनों सीटें आशंका है कि इस समय भी जो है भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। लेकिन बागेश्वर से दिल्ली आने के लिए या बागेश्वर से हल्द्वानी आने के लिए सरकारी रोडवेजों की संख्या कितनी है? ये एक मुद्दा है। क्या इस क्षेत्र के लोग ये आवाज उठाएंगे? क्यों नहीं सरकार अधिक से अधिक मात्रा में पहाड़ों से प्लेन को आने के लिए परिवहन की व्यवस्था करे? उसी तरह से गढ़वाल क्षेत्र में उत्तरकाशी, पौड़ी, टेहरी, ये वो जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी सरकार के परिवहन को लेके हुई है। क्या इस क्षेत्र के भी लोग इस विषय पर ध्यान देंगे कि यहां की सड़क व्यवस्था कब सुधरेगी, यहां की परिवहन की व्यवस्था सुचारू कब होगी? और सरकार ने आने वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा में क्या क्या इन क्षेत्रों के बारे में विकास के लिए, परिवहन के लिए बातें कर रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ ये छोटा सा वीडियो है जो अभी मैंने विस्तार से कुछ 3-4 मुद्दे उत्तराखंड के बारे में अवगत कराए हैं। अगली वीडियो आएगी मेरी उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद गोवा। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो और जिस तरह से मैं आपको मुद्दे बता रहा हूं चुनाव से रिलेटेड, आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
इसी तरह से मैं हर विधानसभा के बारे में आपको, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया है, पिछले 4 विधानसभाओं के 4 से 5 विधानसभाओं के आंकड़े लेके आऊंगा, हर विधानसभा सीट के, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मणिपुर एंड गोवा। आप सभी वीडियो को पूर्ण देखें। धन्यवाद।